दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक रोज नए हाई बना रहा है, काफ़ी बेहतर कर रहा है। लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो आने वाले समय इसकी दशा और दिशा को तय कर सकती है। वैसे वेदांता लिमिटेड का जो बिजनेस है वो 5 हिस्सों में बँटने जा रहा है। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड को लेकर एक्सपर्ट की अलग राय है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले समय और बेहतर कर सकता है, तो कुछ लोगों का लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है। हकीकत क्या, उसको अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे वेदांता के ऊपर इस समय कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ प्रॉब्लम है, उसका निपटारा कैसे होगा उसको, तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 785 पर क्लोजिंग थी। 0.34% की तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि फ्राइडे को इसने एक फ्रेश हाई बनाया 791 का। ये इसका एक ऑल टाइम हाई है। स्टॉक 800 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि 393 इसका 52 वीक का लो था, यानी 400 से 800 तक स्टॉक ने सफर तय किया काफ़ी कम वक्त में। और यहाँ पे देखें तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी दिन में। तो 782 का फ्राइडे का जो गुरुवार की क्लोजिंग थी उसमें 72 के आसपास, यानी 10 रुपये नीचे भी गया था। तो जिनको प्रॉफिट बुक करनी थी उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया। ये समय समय पे हो रहा है। अब यहाँ पे वेदांता की सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। 5.41% का डिविडेंड पे आउट करती है यील्ड में। और ये दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के मुकाबले हो या PSU कंपनी के मुकाबले बहुत अच्छा डिविडेंड डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है वेदांता को हमेशा। और इसीलिए लोग डिविडेंड के लिए भी यहाँ पे वेदांता में निवेश करते हैं। और अब तो यहाँ पे स्टॉक को स्प्लिट भी किया जा रहा है। 1/5 के रेस्पेक्ट स्प्लिट होगा, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 5 अलग अलग कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने हर बार कहा है कि JP एसोसिएट के उनको विजेता घोषित किया गया था। लेकिन अब इस मामले में ट्विस्ट आ गया और इसमें सामने जो दलील निकल कर आया कि NCLT में जो कहा गया है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वेदांता को विजेता घोषित किया गया था। तो यहाँ पे JP एसोसिएट को लेकर अब नई अपडेट निकल के आ रही है। तो वेदांता के अनिल अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि उन्हें पहले सबसे ऊंची बोली लगाने वाला घोषित किया गया था और बाद में अदानी ग्रुप की बोली को जीतने वाला घोषित किया। यानी उनको पहले ये कहा गया कि आप जीत चुके हैं बोली, और उसके बाद में उनका नाम बदल के अदानी ग्रुप का नाम घोषित किया गया। अब अनिल अग्रवाल के इन्हीं आरोपों को लेकर रिजोल्यूशन प्रोसेस जो प्रोफेशनल है RP, उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLT के सामने ऐसी बात रखी है, जिसमें कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। तो ये देख सकते हो कि JP एसोसिएट लिमिटेड के जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है RP, उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को बताया कि दिवालिया प्रक्रिया में वेदांता को सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला घोषित करने संबंध में कोई भी औपचारिक घोषणा की नहीं गई थी। यानी ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, ये यहाँ पे RP ने कहा है। तो यहाँ पे JP एसोसिएट लिमिटेड के जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है अभिषेक मनु सिंघी ने कहा है कि 5 सितंबर की तारीख वाला एक ईमेल जो सभी बोलीदाताओं को भेजा गया था, उसमें केवल चुनौती प्रक्रिया के दौरान सामने आई सबसे ज़्यादा वित्तीय राशि की जानकारी दी गई थी। यानी सबसे बड़ी बोली किसकी है उसकी जानकारी दी गई थी, किसने कितनी बोली लगाई उसी की जानकारी ईमेल के माध्यम से सभी बोलीदाताओं को भेजा गया था वो जानकारी। यहाँ पे जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उन्होंने कहा कि NCLT को बताया कि इस ईमेल में सफल बोलीदाता की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए इस ईमेल के जरिए दी गई जानकारी को सफल बोलीदाता की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। ईमेल में यह नहीं कहा गया था कि वेदांता सबसे ऊंची बोली लगाने वाला साबित हुआ है। तो यहाँ पे अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वेदांता का यह दावा कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाला वो था, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के बराबर है। वेदांता की याचिका का कोई कानूनी और तथ्यात्मक आधार बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे NCLT की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि ईमेल केवल ये बताता है कि पहचान किए गए मानदंडों के अनुसार उच्चतम शुद्ध जो संपत्ति मूल्य पे NAV के आधार पर 12,505 करोड़ रुपीस रखी गई रकम। तो वेदांता ने ये मामले को चुनौती दी है और उनका कहना है कि उनकी जो बोली है वो यहाँ पे 500 करोड़ ज़्यादा है
अदानी ग्रुप के मुकाबले उनकी बड़ी बोली है तो उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि वेदांता द्वारा 8 नवंबर को दिया गया संशोधित प्रस्ताव नियमों के खिलाफ था। यदि एक आवेदक को प्रक्रिया बंद होने के बाद संशोधन की अनुमति दी जाती तो सभी को ये मौका देना पड़ता। इससे जो प्रक्रिया है अंतिम समय तक नहीं पहुंच पाती, उसमें फिर जो डिले हो जाता मामला। तो चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य तकनीक वरुण मित्र की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की है। बैंकों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सोमवार को अपनी दलील शुरू करेंगे। तो अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी और देखना होगा कि क्या फैसला होता है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला दिख रहा है, यहाँ पे वेदांता की जीत होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी की सेहत की बात करो, कंपनी पे बहुत भारी बोझ है कर्ज का, जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.49 दर्ज किया गया है, जो 2026 की शुरुआत में 2.39 से अधिक था। हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां फिच और एसएमपी ने वेदांता के रिसोर्सेज की जो आउटलुक को सकारात्मक यानी पॉजिटिव कर दिया है, लेकिन कंपनी का जो इतिहास है उसमें वित्तीय और गवर्नेंस संबंधित कई चिंताओं से भरा हुआ है। तो ये देखो कि यहाँ पे अक्टूबर 2024 में सेबी द्वारा संबंधित पक्ष के लेन देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पर लेकर चेतावनी भी दी गई थी। तो प्रॉब्लम तो है, कंपनी पे कर्ज भी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी के पास एसेट भी बहुत है, ये भी देखना चाहिए। अब एक जो राहत भरी खबर निकल के आ रही है कि जिंदाल स्टील की तरफ से देखे तो अनिल अग्रवाल का सपोर्ट किया गया है, और आप देख सकते हो कि नवीन जिंदल ने कहा है कि एफआईआर जो दर्ज की गई जिसमें अनिल अग्रवाल का नाम डाला गया है वो बिल्कुल गलत है। तो ये है कि बड़े बिजनेसमैन और जो भाजपा के सांसद है नवीन जिंदल ने शनिवार को अनिल अग्रवाल के सपोर्ट में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वेदांता के बॉयलर प्लांट में हुए विस्फोट संबंधी एफआईआर में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नाम शामिल होना गंभीर चिंता का विषय। उन्होंने कहा कि जिन 20 परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है उन्हें उचित मुआवजा और आजीविका सहायता देनी चाहिए, यानी उनको कोई ना कोई उनके घर वालों को जॉब मिलनी चाहिए, साथ ही इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पे नवीन जिंदल ने कहा है कि देख सकते हो कि एक अनिल अग्रवाल साधारण और सेल्फ मेड व्यक्ति है जिन्होंने जीरो से एक विश्व स्तर का कारोबार खड़ा किया है। जिस प्लांट में विस्फोट हुआ उनमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जब पब्लिक सेक्टर के प्लांट या रेलवे में एक्सीडेंट होता है तो क्या हम अध्यक्ष का नाम लेते हैं? हम ऐसा नहीं करते, और यही मानक प्राइवेट सेक्टर पर भी लागू होना चाहिए, ये उनका कहना है। तो यहाँ पे उन्होंने अधिकारियों से पहले जांच करने, सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी तय करने और फिर कार्रवाई करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा है कि पहले जांच करें, सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी तय करें, फिर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि भारत को विकास विजन के लिए अनिल अग्रवाल जैसे लोगों की ज़रूरत है। लगातार निवेश करते रहे और विकास करते रहे, ऐसा तभी संभव है जब निवेशक व्यवस्था पर भरोसा करे। तो यहाँ पे दूसरे पोस्ट में नवीन जिंदल ने उद्योग जगत के संगठनों से भी संकट के समय में अनिल अग्रवाल की मदद करने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि जब कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी की जाती है और निवेशकों के विश्वास पर खतरा पड़ता है, जैसा कि अनिल अग्रवाल के खिलाफ निराधार एफआईआर दर्ज करने के मामले में हुआ है, तो आप चुप नहीं रह सकते। उन्होंने अपील की कि न्याय और सत्य के लिए आवाज़ उठाए, यानी जितने व्यापारी संगठन हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए अनिल अग्रवाल का, ये नवीन जिंदल का कहना है, क्योंकि उनमें उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर वेदांता पावर जो प्लांट का हादसा उसकी जांच केंद्रीय टीम करेगी। शनिवार को यहाँ पे शक्ति पहुँच सकती है जांच टीम। हादसे में अभी तक 23 मजदूरों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने भी इसके जांच के आदेश दिए, तो इस मामले में आगे जो भी होगा कार्रवाई होगी। तो 30 दिन के भीतर इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि ऐसे जो मामले होते हैं इसमें लापरवाही, वहाँ जो प्लांट के अंदर काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी घटना ना हो जिससे बहुत ज़्यादा जान हानि होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और जिसके घर पे एक चिराग चला गया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।